हाँ, वायरस बॉर्न डिजीज की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें हम अगले वो एड्स के बारे में बता रहे थे। इसका पार्ट 1 बता दिया गया। अब हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे इसका क्लिनिकल फीचर, जो 4 हेडिंग्स के तहत बताया जाएगा। फिर इसके बाद इसका प्रिवेंशन। तो ये मुख्य रूप से 2 टॉपिक हैं आज के, इसका क्लिनिकल फीचर और ये प्रिवेंशन, इससे बचाव के उपाय और क्या क्या लक्षण एड्स संक्रमित व्यक्ति में दिखाई देते हैं। तो इसके क्लिनिकल फीचर को हम 4 पार्ट में बांटते हैं। पहला है इनिशियल इन्फेक्शन, यानी जो प्राथमिक संक्रमित व्यक्ति होता है तो उसमें पहले ये लक्षण दिखते हैं, जैसे फीवर, बुखार का होना, और क्या दिखता है, सोर थ्रोट माने गले में घाव हो जाना। तीसरा जो लक्षण दिखता है हेडेक, यानी सर में दर्द रहना। माइलेज, अस्वस्थता। स्किन रैशेस, उसके त्वचा पर दाने दिखेंगे, रैशेस दिखेंगे, लाल लाल दाने या छाले दिखेंगे। फिर लिम्फेडिनोपैथी, लिम्फ नोड्स में इन्फेक्शन हो जाएगा, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, पेन हो जाएगा। फिर जो दूसरी स्टेज इसकी आती है उसको कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज। ए माने एब्सेंट, अनुपस्थित। सिम्प्टोमेटिक मतलब लक्षणों का न दिखना। कैरियर माने किसी चीज को ढोने वाला, और स्टेज मीन्स स्टेज आप जानते हैं, अवस्था। तो ये जो प्रथम बार जो लक्षण दिखते हैं, ये इस स्टेज में आने के बाद, यानी ये लक्षण कुछ दिन तक ही दिखते हैं, इसके बाद धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और व्यक्ति समझता है कि हम स्वस्थ हो गए हैं। तो ये सिम्प्टोमेटिक में यही चीज मिलता है कि सारे लक्षण, इतने लक्षण जो आपको बताए गए, ये सब के सब डिसअपीयर हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, किसी लक्षण की उपस्थिति नहीं रहती है, यानी वो व्यक्ति ये सिम्प्टोमेटिक हो जाता है, लक्षण रहित हो जाता है। इस स्टेज में कोई लक्षण नहीं दिखता है, लेकिन वो क्या है, वो कैरियर होता है। मानो वो व्यक्ति समझता है कि अब तो सारे लक्षण खत्म हो गए, मैं बिल्कुल हेल्दी हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ, ऐसा वो सोचता है, ऐसा वो फील करता है। लेकिन उसे नहीं पता है कि वो अपने अंदर इसके वायरस को कैरी कर रहा है, और वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करने के लिए काफी है। तो इस स्टेज को हम नाम देते हैं एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज, यानी वायरस के कैरियर की वो स्टेज जिसमें वायरस तो कैरी होता है लेकिन लक्षण कोई नहीं दिखता है। तीसरी स्टेज जो आती है इसकी, इसको हम कहते हैं एड्स संबंधित कॉम्प्लेक्स। बहुत सारी बीमारियां जो एड्स से रिलेटेड हैं, जैसे अगर एड्स संक्रमित व्यक्ति को, इन्फेक्टेड पर्सन को डायरिया की प्रॉब्लम अगर स्टार्ट हो गई, तो कम से कम महीना 2 महीना या इससे ज्यादा भी वो आदमी सफर करता है, लाख दवा वो करता है, एंटी डायरिया ड्रग्स का यूज करता है, प्रिकॉशन लेता है, फिर भी डायरिया के कंट्रोल होने का कोई लक्षण नहीं दिखता है। जिसको इतना लंबा समय तक डायरिया होगी, उस व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से बॉडी वेट घट जाएगा। तो इतने दिन में लगभग उसके बॉडी वेट का 10% वजन कम हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर बुखार उसका वापस हो जाता है, और क्या होता है, नाइट स्वेटिंग होती है, यानी दिन के कंपैरेटिवली रात में उसको स्वेटिंग ज्यादा होती है, पसीना ज्यादा होता है, वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। इसके बाद और क्या दिखता है, फटीग, मतलब उस व्यक्ति से कुछ भी करने के लिए कहिए, थोड़ा सा किया नहीं तो वो थक के चूर हो जाएगा। और क्या लक्षण दिखता है, स्प्लीन का बढ़ जाना, यानी स्प्लीनोमेगैली, इन लार्ज साइज ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन बढ़ जाती है। और एक प्रोमिनेंट लक्षण दिखता है ओरल थ्रस्ट, ये मुंह में निनावा जो हो जाता है, मुंह पक जाता है, उसको बोलते हैं ओरल थ्रस्ट। ये सब प्रोमिनेंट लक्षण है। इसके बाद जिस व्यक्ति को संक्रमण के वजह से इतनी सारी दिक्कतें हुई हों, निश्चित रूप से इस वायरस का काम है बॉडी की इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देना, कमजोर कर देना। तो जिस व्यक्ति के शरीर की इम्यूनिटी, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको एक ग्रुप का नाम हम देते हैं अपॉर्चुनिस्टिक,
यानी वो समय के ताक में रहती हैं कि जैसे व्यक्ति का इम्यून पावर कमजोर हो, छीड़ हो, वो तुरंत अटैक कर देती हैं और अपने लपेटे में ले लेती हैं। तो ये लक्षण आपको एड्स से संबंधित ये तमाम तरह की बीमारियां दिखती हैं। चौथी स्टेज इसकी बताई गई एड्स, AIDS। एड्स का मतलब एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी बहुत सारे लक्षणों का समूह बन जाना, इकट्ठे दिखने लगना। HIV इन्फेक्शन की अंतिम स्टेज मानी जाती है। ये जो एड्स है ये HIV इन्फेक्शन की लास्ट स्टेज मानी जाती है। इस स्टेज में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी हद तक कमजोर हो जाती है। जब बॉडी का इम्यून पावर घटेगा तो रिजल्ट क्या होगा? बहुत सारी बीमारियों का अटैक हो जाएगा। एक की दवा करिए दूसरा पैदा, दूसरे की दवा करिए तीसरी पैदा, तीसरे को मैनेज करिए चौथी बीमारी। इस तरह से बहुत सारी बीमारियां एक साथ दिखाई देने लगती। और क्या होता है? परिणाम स्वरूप बहुत सारी बीमारियों का हो जाना, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है। इवन अपीयरेंस ऑफ कैंसर आल्सो पॉसिबल। उसका निर्धारण हम कैसे करते हैं? CD4 सेल्स की संख्या का काउंट करके उसके आधार पर हम ये डायग्नोसिस बना लेते हैं कि एड्स की वजह से वो कैंसर से सफर कर रहा है। CD4, ये आपकी एंजाइटी होगी कि ये CD4 क्या है? तो CD4 और कुछ नहीं है, ऐसे जान लीजिए कि यह WBC की ही एक वैरायटी है। इसको हम CD-T नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह से हेल्पर टी सेल होती है। हेल्पर टी सेल क्या होती है? तो ये एक लिम्फोसाइट की वैरायटी है जो किलर सेल की सहायता करती है। तो WBC ही है, इसी का काउंट करके हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर इस भयंकर बीमारी से, इस घातक बीमारी से बचने के लिए अगर हमें कुछ प्रिकॉशन लेने पड़े और उससे जान बचे तो फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इसमें हमें करना क्या होता है? इस बीमारी की गंभीरता के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं, इतना उनके अंदर जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो ऐसे लोगों को, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, जो इसके भरपूर ज्ञान के बारे में जानते हैं, उन्हें चाहिए, उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोगों को वो शिक्षित करें, जागरूक करें। ये बीमारी कैसे होती है, इसकी गंभीरता कितनी है, यह किस तरह से जानलेवा हो सकती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ये तमाम बातों की जानकारी उन आम लोगों के पास पहुंचनी चाहिए जो इसके बारे में अनभिज्ञ है। दूसरा जो प्रिकॉशन हम लेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन परीक्षण के बाद करना। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो पहले जो हम ब्लड चढ़ाएंगे उस ब्लड को पहले हमें ये टेस्ट करके देख लेना चाहिए, उसका एग्जामिनेशन अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए। हो सकता है कि वो व्यक्ति एड्स संक्रमित न हो, लेकिन जो ब्लड आपने चढ़ाया वो ब्लड ही ऑलरेडी संक्रमित है, तो इस तरह से वो हेल्दी व्यक्ति इसका शिकार हो जाता है, उसके अंदर इसका HIV का इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरी जो सावधानी बताई गई, निडिल जो इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स प्रयोग करते हैं, दूसरे व्यक्ति में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हेवी नशा के आदती हैं, तो करते क्या हैं, इन नशीली दवाओं का वो IV इंजेक्शन के रूप में यूज करते हैं। तो इस तरह के क्रिया में जो निडिल यूज की जाती है, उस निडिल को हम दूसरे व्यक्ति में यूज न करें, ये सावधानी हमें बरतनी चाहिए। अगली प्रिकॉशन, अगली सावधानी क्या हमें लेनी चाहिए? गर्भवती महिला को बिना जांच वाला रक्त न चढ़ाएं। अगर गर्भवती महिला संक्रमित हो तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ जाइडोबुडिन नाम की एक दवा, जो कैंसर रोधी दवा होती है, वायरल रोधी दवा होती है, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। इससे इन्फेंट्स में रोग की गंभीरता भी कम हो जाती है, तथा वे बच्चे जो जन्म के बाद जो जन्म से ही एड्स पीड़ित हैं, उनको
6 सप्ताह तक कंटिन्यूअस जाइडोबुटीन का यूज करना चाहिए। 5वां जो आप उपाय अडॉप्ट करेंगे वो है सुरक्षित यौन क्रिया। ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं ये सुरक्षित तरीके से होने चाहिए। ये दोनों पार्टनर को इसकी जानकारी होनी चाहिए। कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं सच एज कंडोम। तो यौन क्रिया करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं असुरक्षित यौन क्रिया तो नहीं कर रहे हैं आप। 6वीं जो उपाय बताई गई वो है सुरक्षित शेविंग। जैसे दाढ़ी शेविंग होती है तो सैलून में होता क्या है कि एक ही उस्तरे से, एक ही ब्लेड से 3 लोगों की दाढ़ी बना दी गई। तो होता क्या है कि उस्तरा जो है स्किन की एक परत धीरे धीरे खुरसता है तो वहाँ पर ब्लड की अपीयरेंस हो जाती है जो आसानी से देखी नहीं जा सकती है, लेकिन रिस्क उतना ही होता है। यदि ऐसा ही ब्लड वो इन्फेक्टेड पर्सन की दाढ़ी में यूज किया गया है, शेविंग में यूज किया गया है, तो दूसरे हेल्दी व्यक्ति को अगर वही ब्लेड यूज की गई तो निश्चित रूप से HIV का इन्फेक्शन उसके अंदर हो सकता है और वो संक्रमित व्यक्ति हो सकता है। बाकी की जानकारी हम अगले एपिसोड में आपको देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।